हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, सुपर टेट, पेट और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग जान रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत पेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना है, काफ़ी कम समय है। ऐसे में मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी हैं। दोस्तों, मॉडल पेपर आप सारे के सारे जितने 33-34 हो चुके हैं सबको आप एक तरफ से देख डालिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, और देखिए इसमें थोड़ा सा भी रंच मात्र का कन्फ्यूजन ना रखा करें कि थंबनेल में लिखा है सुपर टेट पेट तो सिर्फ इसी के लिए। भाई क्वेश्चंस हैं और वही सिलेबस है, हर जगह वही सब पूछा जाएगा। अब मैं उतना थोड़ा सा कैची थंबनेल बना नहीं पाता हूँ, ठीक है, कि मैं एकदम से लिख दूं और आप सीधे क्लिक बेट करें, तो ये थोड़ा सा मुझसे नहीं हो पाता। तो मैं थोड़ा सा एक जेन्युइन तरीके से चलता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो शिक्षक भर्तियों प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अवश्य सुनिए। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलने हैं वीकली। अगर देखा जाए तो बिग न्यूज है, 80% जो सी टेट, यूपी टेट और स्टेट टेट है उनके सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको छूट मिल रही है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 699 में, 12 महीने का 899 में। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। दोस्तों, अगर बात करें DSSB, सुपर टेट, KVS, NVS, APS के सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और इनके प्राइसेस यहाँ पर दे दिए गए हैं। साथ में देखा जाए तो एम रीड सितंबर 2021 अब कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हो गया है 8 जुलाई से। 80% डिस्काउंट है सारे प्राइसेस पर, 6 महीने का 699 में, 12 महीने का 899 में। तो यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस में पार्टिसिपेट करने का मौका भी। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। कौन धारा? इंड्यूस्ड करंट। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है किसके बनाने में दोस्तों? तो यहाँ पर विद्युत चुंबक, विद्युत जनरेटर, विद्युत वाटमापी नहीं, विद्युत मोटर बनाने में। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर अगर आपको बनानी है तो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाएंगे तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होगी और इस सिद्धांत का उपयोग किसमें होगा? विद्युत मोटर बनाने में। और विद्युत मोटर जो है माइकल फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो माइकल फैराडे के सिद्धांत पर। ठीक है, माइकल फैराडे। और दोस्तों, यहाँ पर जो विद्युत धारा में एक बात आई इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड करंट। अब दोस्तों, इस इंड्यूस्ड करंट की जो दिशा है किससे निर्धारित होती है? तो दोस्तों, ये निर्धारित होती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ठीक है, 2 क्वेश्चन हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? हमारे डेली लाइफ में, जैसे वैद्युत पंखे हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, विद्युत मिश्रक हो गए, उन सब में। ठीक है, मिक्सी वगैरह ये सब में। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल की बात की जा रही है। एसिटिक एसिड है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड या ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये सबसे जो है प्रबल अम्ल है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अम्ल जो है, एसिड वे यौगिक हैं जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान रहता है और अम्ल का pH दोस्तों पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये 7 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन और बन जाता है अम्ल से कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग दोस्तों कार हो गया, बस हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इन्वर्टर हो गया, इन सब की बैटरी में होता है। अब नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ पे होता है? तो नाइट्रिक एसिड का उपयोग दोस्तों स्वर्णकारों द्वारा जो सोने चांदी के आभूषण की सफाई करनी होती है उसमें किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर
अम्ल का कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों कि अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करेगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अब पूछता है क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग कहाँ पे होता है? तो चीनी मिट्टी के उपकरणों को साफ करने, बॉयलरों के भीतर चढ़ी कैल्शियम कार्बोनेट की तह हटाने यानी कि डी स्केलिंग में किया जाता है। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन हुई है दोस्तों। और सबसे प्रबल एसिड क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यहाँ पर। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का आइसोमर है डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, एसीटोन या मेथिल एथिल ईथर। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डाइमेथिल ईथर। एथिल एल्कोहल का आइसोमर है। देखिए आइसोमर वे यौगिक होते हैं जिनके आणविक सूत्र एक ही होते हैं, किंतु उनके अणुओं में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है तथा भौतिक और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, ये दोनों क्या हैं? ये आइसोमर का जो है दोस्तों कॉम्बिनेशन है। अगला क्वेश्चन चौथा है, फ्लेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म में किया जाता है? फेन प्लवन यानी कि फ्लोटेशन प्रोसेस या झाग प्लवन विधि इसको कहते हैं। इसका उपयोग जो है अयस्कों विशेषकर तांबा, सीसा, जिंक के सल्फाइडों के सांद्रण कंसंट्रेशन में किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क के, चौथे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, हाइड्रोक्सी समूह वाला। तो हाइड्रोक्सी समूह वाला यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा केवल यहाँ पे कार्बोलिक एसिड है। कार्बोलिक एसिड की अगर हम बात करें दोस्तों तो फिनॉल जो होता है C6H5OH, ये C6H5OH इसका रासायनिक सूत्र होता है और इसको कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। यह बेंजीन का मोनोहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1834 में रुंगे ने कोलतार से प्राप्त करके किया था। इसका जो उपयोग होता है दोस्तों पिक्रिक अम्ल जो कि विस्फोटक, बेकेलाइट, एस्प्रीन, सैलिसिलिक एसिड, फेनोल्फथलीन आदि के निर्माण में होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बोलिक एसिड की ये डेफिनेशन हो गई। और अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, सुक्रोज के जल अपघटन से दोस्तों क्या बनता है? केवल लैक्टोज, केवल ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों, ग्लूकोज और लैक्टोज। तो छठवें का सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर सिर्फ जो है ग्लूकोज नहीं बनता है। छठे क्वेश्चन में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनता है। सुक्रोज का अगर जल अपघटन करोगे दोस्तों, सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11, ठीक है, सुक्रोज है, को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेस जो होता है, सुक्रेस जो है सुक्रोज यानी कि C12H22O11 को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड शर्करा है। इसे गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वो आपके हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप भूल गए होंगे दोस्तों, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ये ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनी गति है। स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको बढ़िया समझ में आए, आर्ट वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी तो दोस्तों आप रट्टा मारें, ठीक है, आपके पास एक ही हल है। तो ब्राउनी जो प्रभाव है उसके कारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर धूल कण स्थिर वायु में हर वक्त तैरते हुए दिखाई देते हैं। अगर घर में खाना वगैरह चूल्हे से बनता है तो आप लोग अगर देखते होंगे तो छोटे छोटे कण क्या है वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, वही है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन प्रभाव है जिसके कारण सूक्ष्मदर्शी से अगर आप देखोगे तो धूल कण स्थिर वायु में हर वक्त तैरते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट की, कि फिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट की, कि श्वेत श्याम प्रिंट की, कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट की? बहुत बढ़िया है और आपके डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है सही जवाब है श्वेत श्याम प्रिंट, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंट होता है उसकी जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। तो चकाचौंध की तरफ ना भागें, ब्लैक एंड व्हाइट ही फोटोकॉपी करवाएं। देखिए, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट या बिस्मथेट? बिस्मथेट। तो 9वें का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सल्फोनेट। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने में जो प्रयुक्त डिटर्जेंट है उसमें सल्फोनेट होता है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट्स रासायनिक रूप से लंबी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला युक्त सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं। इनमें एल्केन श्रृंखला के सिरे पर कार्बोक्सी अम्ल COOH के स्थान पर सल्फोनिक अम्ल समूह होता है। साबुन को कठोर जल से सफाई हेतु उपयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना जान लीजिए, ज़्यादा डीपली जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन है? चलिए भाई, कम से कम साइंस से निजात मिली। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि साइंस के 9 क्वेश्चन हो गए थे स्टार्टिंग। फिर 10वां लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन में लेता हूँ फटाफट। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था ये दोस्तों हुआ था इनका मकर राशि में। ठीक है, मकर राशि में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर लेंगे, यूनेस्को अनुमोदित विश्व विरासत स्थल चुनना है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर है कि नहीं है? ग्वालियर का किला है कि नहीं? हावड़ा रेलवे स्टेशन, महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया? तो 13वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया। ये यूनेस्को की अनुमोदित विश्व विरासत स्थल में है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय रूप से है? बांग्ला, ओडिसी, पंडवानी, कलबेलिया? तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन का सही जवाब, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ओडिसी। यही एक शास्त्रीय नृत्य है, बाकी आंचलिक हैं, इनसे उतना मतलब नहीं है। ओडिसी जो नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य है। अब है ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो दोस्तों ये जीता था 1928 में, 1928 ईस्वी में। देखिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम यानी कि हॉलैंड ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक हॉकी में भारत अब तक 8 बार स्वर्ण पदक, 1 बार रजत पदक, 2 बार कांस्य पदक जीत चुका है। ठीक है। ओलंपिक हॉकी में भारत ने अंतिम स्वर्ण पदक 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपकी डेफिनेशन हो जाती है, लेकिन इसमें आप जो है सिर्फ याद रखिए पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, 1928 में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम, हॉलैंड ओलंपिक में जीता। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक त्योहार दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? दशहरा दोस्तों अगर हम देखा जाए उल्लास के साथ सब जगह मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लास होता है कर्नाटक में। दशहरा सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीके से कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NTPC ने जल विद्युत के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दूर संचार के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। तो 17वें के ऑप्शन पर ध्यान दें, केवल ए सही है, ए बी दोनों सही है, न ए सही न बी सही। ठीक है। तो 17वें का सही जवाब है दोस्तों ए और बी दोनों सही हैं। NTPC ने जल विद्युत के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने दूर संचार के क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। फिर है, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पांडिचेरी। पांडिचेरी राज्य की जो भूमि है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। अगला है कुगुटी। ठीक है दोस्तों,
कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी की मैं बात करूं तो कुगटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। हिमाचल प्रदेश के कहाँ? चंबा जिले में। अगला है, निम्न संयोजनों में से कौन सा विषाणु मानवों के लिए संक्रामक है? H5N1। कौन सा दोस्तों? H5N1। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, H5N1। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब दोस्तों मज़ा आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? किस अनुच्छेद में? 25 में, 27 में, 26 में, 28 में? 59 नंबर। और इसका सही जवाब दोस्तों आपके सामने आ जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दोस्तों सी 27। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता नहीं है, उसे मुक्ति की गारंटी दी गई है। अगर धर्म विशेष का आपको जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, किसी भी बौद्ध धर्म, इसका अगर संवर्धन करना है तो इसके लिए आपको कर भुगतान की अनिवार्यता नहीं है, उससे मुक्ति दी गई है। फिर है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? एक राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक। तो ये दोस्तों फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। 60 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों इन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि यानी कि कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। ठीक है, और इसे संसद समय समय पर निर्धारित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बताएं तो संचित निधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 में है, कई बार यह भी क्वेश्चन बना है। और नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया था। ठीक है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो ये दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, अध्यक्ष लोकसभा। 63 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पेटेंट क्वेश्चन है। अब है, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो 64 नंबर का सही जवाब है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की संतुष्टि के बाद ही पद अपना धारण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर? देखिए दोस्तों, भू राजस्व कर हो गया, कृषि आय कर, कृषि जोत कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोहन वाहन कर, व्यावसायिक कर, ये सब केवल राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ढूंढ लिया है आपने, मनोरंजन कर। ठीक है, इंटरटेनमेंट जो टैक्स होता है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। फिर है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं तो वह कहाँ पर दोस्तों? भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त आप हो और कहाँ आप वकालत करोगे? मतलब घोड़े से उतर के गधे में थोड़ी बैठोगे। तो ये सीधे इस बात हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जस्टिस हैं तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, कहीं पे भी भाई एपेक्स पे आप हो तो लोअर पे नहीं आओगे। तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उच्च न्यायालय के नीचे किसी भी न्यायालय में कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वकालत करने की उनको मनाही होती है। 67 नंबर बहुत सही क्वेश्चन है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो संगम वंश ने यहाँ पर स्थापना की थी। किसने? विजयनगर की स्थापना संगम वंश ने। फिर है, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसको माना जाता है? सातवाहन वंश का महानतम शासक दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। किसको? गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पर 68 क्वेश्चन हो गए ना। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पाँचवीं अगर पाँचवीं की हम बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, हर्षवर्धन ने। ठीक है, देखिए पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया था अजात शत्रु ने, दूसरी का कालाशोक ने, तीसरी का अशोक ने और चौथी का कनिष्क ने। लेकिन 5वीं जो हुई है पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इसे ही 5वीं बौद्ध परिषद कहा गया है। ठीक है, अगला है तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो महमूद गजनवी ने कि मोहम्मद गोरी ने? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, पहली बार तो ये हार गया था, दूसरी बार इनको पटखनी दे दिया था और जीत गया था मोहम्मद गोरी। ठीक है, फिर है मिहिर भोज या राजा भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे? तो मिहिर भोज या राजा भोज या भोज प्रथम, ये प्रथम प्रतिहार वंश जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं, ठीक है, का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रतिहार वंश। 71 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बताऊं तो दोस्तों इसने त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार में निर्णायक विजय प्राप्त की थी और कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाया था। किसने? मिहिर भोज, राजा भोज या भोज प्रथम ने। फिर है प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? भाई बहुत मस्त क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य तथा सकारी जैसे उपनाम से भी जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इन्होंने दोस्तों जो है अपना ज्ञान बांटा था और इसमें एक मंडली रहती थी जिसको नवरत्न कहते थे और उस युग के प्रख्यात चिकित्सक इसमें धन्वंतरी भी शामिल थे। अगर नवरत्नों की बात करें तो भारत के शेक्सपियर कालिदास थे, धन्वंतरी थे, घटकरपर थे, छपड़क थे, वराहमिहिर थे, अमर सिंह थे, वररुचि थे, बेताल भट्ट थे, शंकु थे। ये ठीक है चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है खारवेल। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो कलिंग वंश का एक महान शासक कौन था? खारवेल था। अगला क्वेश्चन है किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 74 नंबर का सी, राजराजा ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराजा ने। फिर है शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ये कहाँ थी? ये रायगढ़ में थी। फिर है विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो ये दोस्तों है आपकी तक्षशिला। फिर है भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था तोपों का। 77 का ऑप्शन नंबर डी। 78 देखते हैं भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जेम्स प्रिंसेप था दोस्तों। कौन सा? जेम्स प्रिंसेप। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा बचे हुए क्वेश्चन, चूँकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर इरिटेटिंग होगा, 20 मिनट काफ़ी हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।